Hello everyone, a very warm welcome to all of you to Tandon classes. This is Yashika Tandon presenting you a very important video based on collective bargaining. आज हम बात करने वाले हैं आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें जितने भी आप बात करोगे वो सारी थ्योरी के ऊपर है गाइस. आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें हम थ्योरी ही सारी बात करने वाले हैं. बट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी चाहिए होगी. तो अगर पहले आपने पिछले चैप्टर्स अगर नहीं देखे हैं, पहले आप वो जाकर देखिएगा, फिर उसके बाद इस चैप्टर को देखिएगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन. काफ़ी लॉन्ग चैप्टर होने वाला है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, तभी आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आएगा. कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग को समझने के लिए आप इस बार्गेनिंग को लीजिए. बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम जो है सपोज करिए कि आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, ये आपकी मैनेजमेंट है या आप कह लो मैनेजर है, और ये आपके वर्कर्स हैं, ठीक है, जो थोड़े गुस्से में हैं और वो अपनी जो है मैनेजमेंट की न्यू रेगुलेशन जो आई हैं उसके साथ जो है खुश नहीं है. अब ये खुश नहीं है जो न्यू रेगुलेशंस मैनेजमेंट में उनके साथ रखी हैं, क्योंकि ये उनके साथ एक तरीके का अनफेयर कोई डिसीजन होगा जिसकी वजह से वो खुश नहीं है. जैसे उनकी सैलरीज घटा दी गई हैं, या आप सपोज़ करिए कि कोविड-19 आया तो सैलरी हाफ कर दी गई, जिससे जो है एम्प्लॉयज़ खुश नहीं है, क्योंकि उनकी थोड़ी ना गलती है, वो तो पूरा काम कर रहे हैं. तो यहाँ पर अब देखो, जब क्या होता है कि एक प्रोसेस के थ्रू जब एक वर्कर्स, ठीक है, मैनेजमेंट के साथ अपनी बातों को रखते हैं और एक बार्गेनिंग की जाती है जिसमें मैनेजमेंट और वर्कर, ठीक है, एक दूसरे की बात सुनते हैं और अपनी शर्तों को रखते हैं, बार्गन करते हैं. जैसे सैलरी के ऊपर बार्गेनिंग की जाती है कि नहीं, हम इतनी सैलरी नहीं लेंगे, हम इतनी लेंगे, ठीक है. इस चीज़ों के ऊपर जब बार्गेनिंग की जाती है तो उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग बोला जाता है. अब कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, तो इसको धीरे धीरे कर समझते हैं. सबसे पहले कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. तो अगर ये टर्म के बारे में बात की जाती है कलेक्टिव बार्गेनिंग की, तो टर्म जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग की, ये आपको याद होनी चाहिए कि ये यूज़ कब हुई थी, यानी कि सबसे पहले ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने ये यूज़ की थी. तो ये सबसे पहले पर्सन थे जिनका नाम था बीट्रिस वेब. ठीक है, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. इन्होंने जो है सबसे पहली ये टर्म जो है वो यूज़ की थी ब्रिटेन में. अब ये जो टर्म थी ये कब यूज़ हुई थी, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में, तो याद रखना 1891 में वेब के द्वारा इस टर्म को यूज़ किया गया था कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि उन्होंने ये बोला था कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ग्रुप ऑफ वर्कर्स का, जो कंडक्ट करते हैं आपके बार्गेनिंग को. जैसे कि आप कह लो कि कोई भी ऑन द बिहाफ ऑफ अदर वर्कर्स, कोई भी चाहे सैलरी के ऊपर बार्गेन कर रहे हो, चाहे न्यू रेगुलेशन आई है जो उनको पसंद नहीं आई है उसके ऊपर बार्गेनिंग कर रहे हो. तो अगर हम बात करें, इसको हम कह सकते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक तरीके की कलेक्टिव नेगोशिएशन होती है, जिसमें आपके कुछ ग्रुप ऑफ वर्कर्स जो होते हैं वो दूसरे वर्कर्स के लिए और अपने लिए नेगोशिएशंस करते हैं. किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ. ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है ये नेगोशिएशंस थी वो आपकी 1920s में भी देखी गई थी, जिसमें आप अगर देखोगे जो महात्मा गांधी जी थे, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने एफर्ट्स लगाए थे एक एग्रीमेंट के रीच के ऊपर कि जब आपका जो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन थी अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल थी, ठीक है, उसमें आपको पता है कि स्ट्राइक हो गई थी तो मिल में, कॉटन मिल में. तो तब महात्मा गांधी जी ने जो है टेक्सटाइल वर्कर्स और लेबर, अहमदाबाद की जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, अहमदाबाद की जो आपकी कंपनी थी उसके साथ एक तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग के साथ करते हुए जो है सत्याग्रह किया था और जो है पूरे तरीके से डिस्प्यूट को हैंडल किया था जो टेक्सटाइल मिल का था अहमदाबाद में. राइट, इस तरीके का. तो अगर जब कलेक्टिव बार्गेनिंग धीरे धीरे आपकी आनी शुरू हुई, वहीं से आपका जो टर्म है जो हमने अभी पिछला चैप्टर ही पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड यूनियनिज्म, है ना, ट्रेड, ठीक है, ट्रेड यूनियन, ठीक है, ये बहुत फेमस हुआ. अब ये जो ट्रेड यूनियंस हैं ये 1926 में जाकर जो है फेमस हो गई बहुत ज़्यादा.
और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है लोग इम्प्लीमेंट करने लग गए। क्योंकि ये कलेक्टिव बार्गेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली बात तो ये समझिए। रीज़न ये है कि गाइज अगर सपोज करो कि ये 2 पर्सन्स नहीं होते, ठीक है, ये 2 पर्सन्स आपके इस पिक्चर में नहीं होते, अकेला ये गुस्सा हुआ होता और बाकी सारे अपनी अपनी जगह पे खड़े होते, तो मैनेजमेंट का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, मैनेजमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक एम्प्लॉय को कैसा फील हो रहा है। बट सपोज़ करो कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ अगर इकट्ठे हो जाएं और फिर बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर जो आएगा ना, तो जब आप कलेक्टिवली कोई काम करते हो ना तो प्रेशर ज़्यादा आता है, राइट। तो इसीलिए जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेटर ऑन जब 1920s के बाद क्या होता है, 1920s के बाद आपका जो है एक टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जब हमारा भारत आज़ाद होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनता है, उसमें जो है आपके फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं। फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 19C, राइट। ये आर्टिकल नंबर 19 सब पार्ट सी ये बताता है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि आप एसोसिएशन जो होते हैं वो बना सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हो। तो इसमें जो वर्कर्स हैं अब वो एसोसिएशन बना सकते थे, ऐसी एसोसिएशन जैसे कि लेबर मैनेजमेंट, जो लेबर एसोसिएशंस है, जैसे आपने ट्रेड यूनियंस के बारे में, तो फ्री हैं वो, उनको कोई रोकेगा नहीं ऐसे एसोसिएशंस बनाने के लिए। तो उनको अभी कानून तरीके से भी अधिकार मिल गया, तो इसीलिए बहुत सारी ट्रेड यूनियंस जो है वो आगे चलकर बनती हैं, ठीक है। इसी को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये होती है आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब हम इसी को समझने वाले हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग है क्या। अब जैसे आपके सामने मीनिंग लिखा हुआ है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ सिस्टम और टेक्निक ऑफ रिजॉल्विंग एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थ्रू अ नेगोशिएशन between the employers and the representative of employees without any help of an arbitrator। आर्बिट्रेटर यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप बोल रहा है कि विदाउट एनी हेल्प ऑफ, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बाई पार्टी प्रोसेस हुई है ना, एक बाई पार्टी है। क्यों, इसमें ट्राई पार्टी वाला मॉडल नहीं है। ट्राई पार्टी का मतलब क्या होता है कि जिसमें मैनेजमेंट भी होती है, ठीक है जी, गवर्नमेंट भी होती है और एम्प्लॉयर्स यानी कि लेबर्स होते हैं। बट इसमें क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयर्स और मैनेजमेंट के बीच में जो आपके डिस्प्यूट्स होते हैं वो नेगोशिएशंस के थ्रू जो है वो सॉल्व किए जाते हैं, इसमें गवर्नमेंट की हेल्प जो है वो नहीं ली जाती। उसके बाद यहीं पर अगर आप देखोगे नेक्स्ट यहाँ पे वो लाइन में क्या बोलता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज दैट अरेंजमेंट वेयर बाय द वेजेस कंपोनेंट्स ऑफ रेम्यूनरेशन, ठीक है, एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ वर्कमैन आर सेटल थ्रू अ बार्गेन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन कलेक्टिवली। अब क्या होता है कि देखो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कि वेजेस, इंडिया में ज़्यादातर जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू वेजेस डिसाइड की जाती हैं। अब कोई चीज़ें आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद नहीं है, आपको एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, तो अब ऑब्वियसली बात है आप अपनी मैनेजमेंट को कहोगे कि यार ये चीज़ चेंज करो, हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो दिस इज अ कलेक्टिव बार्गेनिंग ना, जिसमें जो वर्कर्स हैं अपनी डिमांड मैनेजमेंट के सामने रख रहे हैं, मैनेजमेंट वर्कर्स के सामने डिमांड रख रही है कि भाई हमें इतनी प्रोडक्टिविटी चाहिए, आज का जो कोविड-19 का समय है भाई हमारा काम नहीं चल रहा है, आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बार्गेन कर सकते हैं कि भाई आप इतना पैसा ले लो, आज का टाइम मुश्किल है, तो बार्गेन कर कर हम उनसे काम करवा सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए भी नेगोशिएशंस की जाती हैं, क्योंकि अगर वर्कर्स खुश नहीं रहेंगे या मैनेजमेंट वर्कर्स से खुश नहीं रहेगी तो दोनों तरफ जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसी को हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग करना। तो अगर हम यहाँ पर थ्रू इसमें एक नटशेल में बोले तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, यहाँ पर ये लाइन में आपको बता दिया गया है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग बिटवीन एन एम्प्लॉयर और अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज एंड अ बोनफाइड लेबर यूनियन होती है जो लेबर्स के लिए काम करती है। देन फर्दर वो कहता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होता है वो 2 वर्ड से बनता है। वन इज कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो इम्प्लाई करता है आपका एक्शन थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बार्गेनिंग, ठीक है, विच जो सजेस्ट करता है कि जैसे कि किस तरीके से आप एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में बार्गेनिंग कर सकते हो। जैसे अब इसमें एक प्रोसेस होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग ऐसा नहीं है कि आप मैनेजमेंट के पास गए कि भाई आपने अपनी शर्तें रख दी चलो हो गई कलेक्टिव बार्गेनिंग। नो, इट इज़ अ प्रोसेस, एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग में भी। आप ये आगे चलकर जानेंगे कि किस तरीके से ये जो है आपका एक प्रोसीजर फॉलो होता है। तो अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग को मैं बात करती हूँ तो ये एक तरीके की प्रोसेस है गाइस जो आपकी फॉलो अप होती है, राइट। उसके बाद यहीं पर जो आपकी ILO है यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन
वो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग को एक अलग तरीके से डिफाइन करती है, जो आपके लिए पेपर में इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ILO काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग को डिफाइन करती है, कहती है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या है, वॉलंटरी नेगोशिएशन होती है, वॉलंटरी नेगोशिएशन, ठीक है, बिटवीन एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें वो बोलती हैं कि जिसमें वो कहते हैं एंड द वर्कर्स विद द व्यू टू रेगुलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें वो कंडीशंस रखते हैं और बार्गेनिंग होती है, बट ये वॉलंटरी नेगोशिएशन होती है। अब यहीं पर जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है ना, अब आपको इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें जाननी है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना है इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग के आप जानोगे कैसे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। सबसे पहले तो बिना दिमाग लगाए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये एक प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस, या आप इसको कह सकते हो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो चलती रहती है। बहुत सारे इसमें स्टेप्स होते हैं जिसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग में होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे पहले बिगिनिंग में क्या होता है कि डिमांड रखी जाती है, ठीक है, फिर उसको डिमांड रखते हैं मैनेजमेंट। जैसे सपोज करो कि ये वर्कर्स हैं, इधर वर्कर्स हैं और इधर मैनेजमेंट है। यहाँ पर वर्कर्स जो होते हैं वो मैनेजमेंट को कुछ डिमांड्स देते हैं, लिस्ट ऑफ डिमांड, तो मैनेजमेंट एक तरीके की, आपके बहुत सारे पर्सन्स उसमें और भी होते हैं, वो इन डिमांड्स को देखते हैं विद द व्यू पॉइंट टू द मार्केट, किया ये डिमांड ठीक है। अब वर्कर्स कहें भाई हमें 1 लाख रुपए सैलरी दो, ये मार्केट के अकॉर्डिंगली सही है कि नहीं है, ये भी तो चेक करेंगे, ऐसे थोड़ी ना डिमांड दे दी है तो सुन लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें चेक करेंगे। उसके बाद नेगोशिएशन मैनेजमेंट कोशिश करेगी कि नेगोशिएशन करने की जितना कम हो सके वो करवाएं, ये बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि अगर वर्कर्स की सैलरी इंक्रीज होगी तो मार्केट में प्राइस भी इंक्रीज होता है, बहुत सारी चीज़ें और भी मैटर करती हैं। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटी की भी देखी जाती है, बट साथ साथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है। तो नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएशन होने के बाद जाकर जो है आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद जाकर दोनों एग्री पार्टी जब करती है तब जाके कलेक्टिव बार्गेनिंग का सारा प्रोसीजर खत्म होता है। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बारे में भी आप जानोगे। एक तरीके से ये फ्लेक्सिबल है, फिक्स्ड नहीं होती। अब ऐसा नहीं है कि हर वक्त एक ही डिमांड रखेगी, इट इज़ नॉट फिक्स्ड टाइप। बाई पार्टी है, मैंने पहले ही आपको बताया, इसमें 2 ही पार्टी इन्वॉल्व होंगी, वन इज मैनेजमेंट एंड वन इज एम्प्लॉयर, ओके, वन इज वर्कर्स, या आप इसको कह सकते हैं वन इज एम्प्लॉयज़, जो आपके आपको एक तरीके से एम्प्लॉयड करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आगे बात करते हैं, इसके बाद एक तरीके से किस लिए जो कलेक्टिव बार्गेनिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो इट इज़ अ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हर एक किसी को हक है बोलने का, डेमोक्रेसी का मतलब यही है ना। तो यहाँ पे वर्कर्स को भी हक है, मैनेजमेंट को भी हक है बोलने का, तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती है। कॉपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के बीच में कॉम्पिटिटिव प्रोसेस इसमें होती है, बट ये कॉपरेशन और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वर्क करती है। तो इस तरीके से जो कलेक्टिव बार्गेनिंग के ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। उसके बाद हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग की नीड क्यों है, मतलब इसमें मेनली अगर आप बात करते हो कि वाई वी नीड कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।